बिंदुसार के बाद मौर्य सम्राट अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक विश्व के इतिहास में उन महानतम सम्राटों में अपना स्थान सर्वोपरि रखता है, जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी और भावी पीढ़ियां जिनका नाम अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। निसंदेह अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी। अशोक के यद्यपि बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तथापि हमें उनके प्रारंभिक जीवन के लिए मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यावदान और सिंगली अनुश्रुतियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इनसे ऐसा पता चलता है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की मृत्यु का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया, किंतु उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता। सिंगली अनुश्रुतियों में दी गई कथाएं प्रामाणिक नहीं हैं तथा अशोक के अभिलेख के साक्ष्यों से उनमें से अधिकांश का खंडन भी हो जाता है। अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य से यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उसके अनेक भाई और बहन जीवित थे, जो कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में निवास करते थे। उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के वायसराय भी थे। पुनः बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध होने से पूर्व के जीवन को हिंसा, अत्याचार तथा निर्दयता से युक्त बताते हैं और उसे चंड अशोक कहते हैं, परंतु ऐसे विवरणों की सत्यता संदेहास्पद है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो कि चंपा के ब्राह्मण की एक पुत्री थी। दक्षिणी परंपराओं में उसे धम्मा कहा गया है, जो बिंदुसार की प्रधान रानी यानी अग्रमहिषी थी। सिंगली परंपराओं के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका और वहाँ की श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिश महादेवी मिलता है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था और वही उसकी पहली पत्नी थी। दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी एक पत्नी कारुवाकी का ही नाम मिलता है, जो कि तीवर की माता थी। दिव्यावदान में ही उसके सुसीम और विक्ताशोक नामक 2 भाइयों का उल्लेख भी मिलता है। सिंगली परंपराओं में उन्हें सुमन और तिष्य कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमारों के पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। कुछ कथाओं के अनुसार बिंदुसार स्वयं अशोक को राजा न बनाकर सुसीम को राजगद्दी देना चाहता था। बौद्ध परंपराएं इस बात की पुष्टि करती है कि अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अमात्यों की सहायता से राजगद्दी हत्या ली तथा उत्तराधिकार के युद्ध में अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी। उत्तरी बौद्ध परंपराओं में यह युद्ध केवल अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के बीच बताया गया है, किंतु दक्षिणी बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। किंतु प्रथम विवरण ही तर्कसंगत प्रतीत होता है। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक ने अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगाया। इसी कारण राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद यानी 269 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में अभिषेक के काल से ही राजगणना की गई है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब अशोक के जीवन के महत्वपूर्ण कलिंग युद्ध का विवरण।
अपने राज्याभिषेक के बाद अशोक ने अपने पिता और पितामह की भांति ही दिग्विजय की नीति को जारी रखा। इस समय कलिंग का राज्य मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता को चुनौती दे रहा था। हालांकि कलिंग को महापद्मनंद ने जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वह मगध के अधिकार में रहा होगा, क्योंकि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रगुप्त जैसा महत्वाकांक्षी और वीर शासक, जिसने यूनानियों को पराजित किया और नंदों की शक्ति का उन्मूलन किया हो, कलिंग को स्वाधीन रख सके। ऐसी स्थिति में ये मानना तर्कसंगत लगता है कि बिंदुसार के शासनकाल में किसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अतः अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती हैं। इनसे ज्ञात होता है कि युद्ध बड़ा भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार की घटनाएं हुई थी और अंततः अशोक कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। हालांकि किसी भी साक्ष्य से कलिंग के उस शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस तरह से उल्लेख हुआ है कि इसमें लगभग 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1,00,000 लोगों की हत्या की गई और इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इस प्रकार एक स्वतंत्र राज्य की स्वाधीनता का अंत हुआ और कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे अलग तरह की स्थापित की गई। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी तोसली थी, और दूसरा दक्षिणी केंद्र, इसकी राजधानी जोगर थी। कलिंग ने इसके बाद फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की। इस प्रकार कलिंग विजय से मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई और यह कलिंग युद्ध का तात्कालिक लाभ था। किंतु कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। युद्ध की हिंसा और नरसंहार को देखकर अशोक के हृदय स्पर्श किया और उसके दूरगामी परिणाम हुए। मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के बाद मौर्यों की विजयों तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हुआ जो बिंबिसार द्वारा अंग जीतने के बाद प्रारंभ हुआ था। इसके बाद से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में भी महान परिवर्तन उत्पन्न किया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया और उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी जो विश्व इतिहास में सर्वथा बेजोड़ है। इसी समय से वह बौद्ध बन गया और अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया।